So the next effect that we are going to discuss is resonance. So resonance is a phenomena in which two or more structures involving in identical position of atom that in particular can be written for a particular species. All those possible structures are known as resonating structures or canonical structures. यानी एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो वाला मॉलिक्यूल को लिखने का अगर हमारे पास दो अलग अलग तरीके हो तो वो वाला फिनोमेना को हम जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस. ओके, लेट्स सी. सवाल ये है, जो मान लो मैं बेंजीन के बारे में कंसीडर करूं, ठीक है, एक ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है और दूसरा ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है. तो अब अगर मैं सवाल पूछूं जो विच वन ऑफ द टू इज करेक्ट, तो जवाब है ये दोनों के दोनों गलत है. ना ये वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है लेफ्ट वाला, ना हमारा राइट वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है. बेसिकली ये दोनों स्ट्रक्चर निरंतर आपस में इंटरकन्वर्ट हो रहा है. यानी ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप मार रहा है, ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप मार रहा है और ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप मार रहा है. एंड सिमिलरली जब ये वाला लेफ्ट राइट वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसका यहां पर जंप करेगा, इसका यहां पर जंप करेगा, इसका यहां पर जंप करेगा. यानी ये दोनों निरंतर आपस में इंटर कन्वर्ट जो है वो हमारा होते जा रहा है. ठीक है ना, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, ठीक है, these two are canonical or contributing structures. These two are called the canonical or contributing structures. Now, यहां पर ध्यान दो, the real structure is somewhere in between the two. The real structure is somewhere in between the two, called resonance hybrid. मतलब बेसिकली क्या है, जो बेंजीन में अगर हम ध्यान दें एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उस हिसाब से बेंजीन एक नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए. यानी 3 मॉलिक्यूल, 3 जो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड होना चाहिए वो हमारा डबल बॉन्डेड होना चाहिए और 3 सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए. तो डबल बॉन्ड का लेंथ सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, तो तीनों के तीनों बॉन्ड एक जैसे होगा और बाकी तीनों अलग होगा. लेकिन असलियत में बेंजीन का 6 के 6 बॉन्ड जो है वो हमारा एक जैसे होता है. यानी the true structure of benzene is somewhere in between this. So bonds are somewhat in between single and double bond. Bonds are somewhere in between single and double bond. So this is the true structure. This is called the resonance hybrid. तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने का है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड
is always more stable than all the canonical structures. Right. तो ये है बेसिक रेजोनेंस के बारे में बात. ये तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पर भी देखे थे. राइट. सो नाउ अब ध्यान दो, व्हाट इज द कंजुगेशन. A given atom or group is said to be in conjugation with unsaturated system if दो चीजें होना चाहिए. It is directly linked. It is directly linked to one of the atoms of multiple bond through a single bond. ठीक है. It is directly linked to one of the atoms of multiple bond through a single bond. Third, next, it has pi bond positive charge, negative charge, lone pair of electron vacant orbital या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये दोनों कंडीशन अगर हमारा सेटिस्फाई होता है तो हम बोलेंगे वो स्पीसीज जो है वो हमारा कॉन्जुगेशन पर एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. सो मैं अलग अलग टाइप का कॉन्जुगेशन जो है वो तुमको दिखाने वाला हूं. तो सबसे पहला जो है दैट इज द डबल बॉन्ड conjugation. Let's see. So what is the double bond conjugation? जो अगर मान लो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड C, सॉरी हाइड्रोजन लिखना भूल गया था, हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड CH2. तो यहां पर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड स्पीसीज है और ये जो डबल बॉन्ड स्पीसीज है, इनमें से एक जो है वो हमारा डोनर की तरह बिहेव करेगा और दूसरा हमारा एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा. तो ये वाला जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, CH डबल बॉन्ड CH. ऑन द अदर हैंड उल्टा भी हो सकता है हमारे यहां पर, यानी ये वाला जो है वो हमारा डोनर की तरह बिहेव किया
और ये वाला जो है ये हमारा एक्सेप्टर की तरह बिहेव किया। तो यहां पर क्या होगा, माइनस CH तो दिस इज द C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C कंजुगेशन। बेंजीन पर भी हमें देखने को मिलता है। ये दोनों के दोनों कॉन्जुगेशन जो है वो हमारा चलता रहेगा, रोक नहीं सकते कि नहीं, परमानेंट इफेक्ट है। रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? सेकंड, लोन पेयर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। जो अगर हमारे पास कोई एक लोन पेयर है कोई एक एटम पे, वो डबल बॉन्ड के साथ किस तरीके से कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास है क्लोरीन, नाउ क्लोरीन हैज अ लोन पेयर, ठीक है। तो ये वाला लोन पेयर यहां पर डोनेट हुआ, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर इस तरीके से ओपन हुआ, तो क्या बन जाएगा Cl, बीच में दो बॉन्ड बन गया CH2। ऑब्वियसली क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो क्लोरीन के ऊपर बन गया हमारे पास प्लस, और इसके ऊपर बन गया है माइनस। तो दिस इज अ टाइप जहां पे लोन पेयर और डबल बॉन्ड जो है वो हमारा कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट कर रहा है। अच्छा, द थर्ड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज द वैकेंट ऑर्बिटल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, C डबल बॉन्ड C कॉन्जुगेशन। अच्छा, मैं कार्बन कार्बन के लिए लिख रहा हूं, बाकी स्पीसीज के लिए भी वैलिड तो है ये सारी बातें, उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। सो यहां पर क्या है, मान लो हमारे पास है CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये वाले कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, सो ये वाला इस बाजू वाले के वैकेंट ऑर्बिटल पे डोनेट करेगा, एंड डोनेट करके ये वाला कार्बन हमारे पास अब न्यूट्रल बन गया, और ये वाले पे अब हमारा चढ़ गया है प्लस चार्ज। तो दिस इज द केस जहां पे वैकेंट ऑर्बिटल और C डबल बॉन्ड C आपस में कॉन्जुगेशन पे आ रहा है। अच्छा, ये जब हम लोगों ने कर लिए हैं तो ऑब्वियस सी बात, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, एक में लोन पेयर हो और एक में वैकेंट ऑर्बिटल हो, यानी क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास है NH2 जहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और बाजू में जो कार्बन है इसके ऊपर है प्लस चार्ज, तो यहां पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है। सो ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल पर डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन ने डोनेट किया है तो नाइट्रोजन के ऊपर बन जाएगा प्लस, बीच में बन गया डबल बॉन्ड, और यहां पर हमारे पास बन गया है CH2। तो अगर मुद्दे के बारे में एक बात हम देखें तो कॉन्जुगेशन जो है वो शॉर्ट ऑफ हमारा इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे बोलना पाप है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हो, जो कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, तो जो लोन पेयर वाले एटम्स है वो सारे के सारे डेफिनेटली हमारा डोनर की तरह बिहेव करेगा, और जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है या फिर वैकेंट ऑर्बिटल बन सकता है तो वो सारे के सारे डेफिनेटली हमारा एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम ध्यान दें
जो C डबल बॉन्ड C है, यहां पे हम साफ साफ देख सकते हैं, दे कैन बिहेव एज बोथ डोनर एंड एक्सेप्टर। सबसे पहले ये वाले बात जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ लो, ठीक है, राइट। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा एक ही और केस हो सकता है, दैट इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड conjugation। CH2 डॉट सो ये जो डबल बॉन्ड है हमारे पास, वो हमारा पार्शियली टूटेगा एंड ये दोनों जो है, ये दोनों डॉट वापस आपस में जुड़ेगा तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डॉट। ठीक है, तो these are the all possible types of conjugation that we are going to face। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे some rules of resonance। ठीक है, and number one, all canonical all canonical structures must be valid Lewis dot structure। यानी कहीं पर कार्बन का 5 बॉन्ड तुम बना नहीं सकते हो, तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर जो है उसका हमारा डेफिनेटली वैलिड होना चाहिए। सबसे पहले ये बात तो है। ओनली pi bonds are created or formed। Sigma bonds have no effect on resonance। Next, proper charge separation may occur। यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स विल लीव देयर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा डेफिनेटली लीव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है और ये कंप्लीटली डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। ठीक है, द difference in energy between
resonance hybrid and most stable canonical structure is called resonance energy. So these are the some rules of resonance जो हमें मालूम होना चाहिए. पहले देखे भी थे एक बार केमिकल बॉन्डिंग में. ये वाला पार्ट तो प्रैक्टिकली हम लोग रिकैप कर रहे हैं. तो अब हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं दैट इज जो कितना ज्यादा कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमारा कंट्रीब्यूट करने वाला है. ओके, नाउ नेक्स्ट देखो दोस्तों, इन रेजोनेंस the relative positions of the nuclei of atoms must remain यानी रेजोनेंस पे कोई भी रीअरेंजमेंट होना जो है वो हमारा संभव नहीं है. जो जिस ऑर्डर पे कोई पर्टिकुलर एटम्स जो है वो हमारे कनेक्टेड होते हैं वो ऑर्डर जो है वो हमारा कहीं पर भी चेंज नहीं होने वाला है. सिग्मा बॉन्ड्स मस्ट नॉट ब्रेक. मैं वापस इस पॉइंट पे जोर दे रहा हूं, कोई भी सिग्मा बॉन्ड एक जगह से दूसरे जगह पे चला गया वो हमारा नहीं हो पाएगा. ऑल resonating structures must have same number of unpaired electrons. ठीक है, नेक्स्ट all canonical structures may not contribute equally to the hybrid. All canonical structures may not contribute equally to the hybrid. ठीक है. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहूंगा जो ध्यान रखना, we consider only structures having similar energy level. ड्रास्टिकली डिफरेंट दो एनर्जी लेवल के बीच में, यानी जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इतना ज्यादा इनसिग्निफिकेंट होता है जो वो वाले केस पे हम रेजोनेंस को कंसीडर करके भी हम कुछ नहीं कर लेंगे. तो द स्ट्रक्चर्स ओनली हैविंग
सिमिलर एनर्जी लेवल्स आर ओनली कंसिडर्ड। तो यही वाले बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जब बात करेंगे दैट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला मोर बॉन्डेड एंड लेस चार्ज्ड स्ट्रक्चर्स आर बेटर। वो सारे स्ट्रक्चर जहां पर बॉन्ड हमारा कम ज्यादा है और चार्ज हमारा कम है, वो स्ट्रक्चर हमारा बेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जो नॉर्मल CH2 डबल बॉन्ड CH2 यही वाला मॉलिक्यूल है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन को मैंने जबरदस्ती यहां पर शिफ्ट करवा दिया और ये बन गया CH2 प्लस माइनस। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये वाला रेजोनेंस को तो हम कंसीडर भी नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में ड्रास्टिक जो है एनर्जी डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स तो हम कंसीडर भी नहीं करेंगे, या फिर अगर मान लो ऐसे कंसीडर तो करते हैं ये वाले पे, लेकिन अगेन एनर्जी लेवल वाइज ड्रास्टिक डिफरेंस होगा। ये हमारे परफेक्टली बॉन्डेड है, अब क्लोरीन जो है वो यहां पर डोनेट कर रहा है, ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहा है, तो अब हमारे पास यहां पर चार्ज सेपरेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज much more stable, this is much less stable। ठीक है, तो यहां पर तो कोई दिमाग लगाने का सवाल पैदा ही नहीं होता है यहां पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो स्ट्रक्चर्स having complete octet are better। वो सारे के सारे स्ट्रक्चर जिसका ऑक्टेट जो है वो हमारा कंप्लीट है, वो सारे स्ट्रक्चर जो है वो हमारा डेफिनेटली बेटर होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहां पे इस वाले कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वाले कार्बन का जो लेफ्ट वाले कार्बन राइट वाला कार्बन है, उस राइट वाले कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे यहां पर डोनेट हो गया, तो बन गया हमारे पास OH डबल बॉन्ड CH2, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। सो यहां पर तुम साफ साफ देख सकते हो सारे के सारे एटम्स का ऑक्टेट हमारा कंप्लीट है, तो दिस वन इज लेस स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल। तो वो सारे स्ट्रक्चर्स, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट होना ही चाहिए, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है, दो स्ट्रक्चर्स आर मच मोर बेटर। क्लियर? नेक्स्ट, structures having
plus charge on less electronegative atom and minus charge on more electronegative atom are better. ठीक है, प्लस चार्ज अगर होना है तो बेटर हो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर हो, और माइनस चार्ज जो है वो अगर हमारा होना हो तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना, तो वो चीज हमारा डेफिनेटली बेटर होता है. Unlike charges in lesser separation is better. जो अनलाइक चार्ज है वो जितना कम सेपरेशन पे हो वो उतना ज्यादा हमारा बेहतर होता है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, like charges further apart is better. यानी अगर कोई एक स्ट्रक्चर में लाइक चार्ज है तो वो लाइक चार्जेस जितना ज्यादा दूरी पर होंगे आपस में वो हमारा उतना ज्यादा बेहतर है. ठीक है. So these are the 4 rules that we have to remember regarding the contribution of a particular resonating structure. ठीक है. अच्छा, ध्यान देना, एक अक्सर मिसकॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर क्रीपिंग करता है, वो ये है, more the number of contributing structures, more the number of contributing structures, more is the stability. ये एब्सोल्युटली बकवास और वाहियात बात है. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, अगर हम ध्यान दें, COO माइनस, ठीक है. ओके, सो इस पर एक ही रेजोनेंस पॉसिबल है. Only 2 resonating structure और contributing structure. जबकि अगर मैं ये वाला मॉलिक्यूल के बारे में कंसिडर कर रहा हूं, तो इस पर हमारे पास 3 स्ट्रक्चर आ जाएगा. CH डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, और तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो है CH2 माइनस CH. थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा रेजोनेंस बेटर है? ध्यान दो, दे आर नॉट इवन कंपेरेबल. द रीजन बीइंग, दिस इज अ मच बेटर रेजोनेंस. एंड यहां के बारे में बात करूं तो सच बात तो ये है, दिस इज एज अ प्रैक्टिकली नो रेजोनेंस. हमें जरा सा भी रेजोनेंस देखने को भी नहीं मिलता है
रीजन इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो हमारा सेकेंड वाला केस है, सेकेंड वाले केस पे जो बाकी दो स्ट्रक्चर है, यानी सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर है, उसपे सारे के सारे बुराइयां हैं। एक तो उसपे बॉन्ड कम है, एक तो उसपे चार्ज ज्यादा है, एंड दोनों में ही एक एक कार्बन जो है वो हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो है वो हमारा प्रेजेंट है। तो जो सेकेंड और थर्ड का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स रेजोनेंस, दैट इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। एंड ट्राई टू रियलाइज यहां पर जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उस पे केवल फर्स्ट फॉर्म का कंट्रीब्यूशन, इट विल बी लाइक मोर देन 95%। तो रेजोनेंस प्रैक्टिकली है ही नहीं। जबकि ऊपर वाले केस पर दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है परफेक्टली आइडेंटिकल है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली 50-50 कंट्रीब्यूट करेगा। तो ट्राई टू रियलाइज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस इज मोर दी delocalization of electron, more the delocalization of electron, more is the stability। delocalization of electron जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा होगा। सो resonance hybrid in which canonical structures have similar energy level, are better। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और 3 टाइप का रेजोनेंस होता है, इस पर एक चीज ध्यान देना। साइक्लिक रेजोनेंस is better than straight chain resonance, and that is better than cross resonance। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उस चीज को समझो। मैं तीनों एग्जाम्पल ले रहा हूं, तीनों एग्जाम्पल में ही 3-3 पाई बॉन्ड है, उनके बीच का ही रेजोनेंस है। ध्यान दो, एक है बेंजीन, दूसरा है ये वाला मॉलिक्यूल, और तीसरा है से ये वाला मॉलिक्यूल। ना यहां पर जो हमारा है साइक्लिक रेजोनेंस है, यानी ये वाला बॉन्ड यहां पर कूदेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर कूदेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर कूदेगा। यहां पर स्ट्रेट चेन है, और यहां पर क्रॉस है, यानी ये वाला पाई बॉन्ड या तो यहां पर जाएगा, या तो ये वाला पाई बॉन्ड या यहां पर जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल रेजोनेंस अगर साइक्लिक रेजोनेंस हमें देखने को मिले। दैट फॉलोड बाय दिस स्ट्रेट चेन रेजोनेंस, एंड दैट इज फॉलोड बाय दिस क्रॉस रेजोनेंस। ठीक है। तो रेजोनेंस के बाद यहां पे अब हम लोग देखने वाले हैं जो एग्जैक्टली ऑर्गेनिक में हम मेसोमेरिक इफेक्ट किस चीज को बोलते हैं। रेजोनेंस जैसा ही है, लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो इसी के रिगार्डिंग अब हम लोग अगला देखते हैं, दैट इज द मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, so what is mesomeric or resonance effect? Let's see, let's consider। देखो, है तो वो कंजुगेशन ही, ठीक है, ये बात को पहले समझने का ट्राई करो। है तो वो कंजुगेशन ही। तो
मेसोमेरिक इफेक्ट का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट of pi electron shifting from multiple bond to atom, from multiple bond to atom, or from multiple bond to single bond, मल्टीपल बॉन्ड से चालू करके सिंगल बॉन्ड तक जाएगा, और फ्रॉम लोन पेयर टू सिंगल बॉन्ड। ये तीन केस पर हमें ये जो रेजोनेंस देखने को मिलता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द मेसोमेरिक और द रेजोनेंस इफेक्ट। अच्छा, तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट, ये इफेक्ट कहां पे दिखता है? मेनली ऑपरेट्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जो जितने भी टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमने पढ़े हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड। क्लियर? तो ये वाले चीज को जो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेसोमेरिक इफेक्ट। सो मेसोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, दैट इज द प्लस एम इफेक्ट। सो व्हाट इज बेसिकली द प्लस एम इफेक्ट? प्लस मतलब हम लोग जानते हैं जो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को जो है वो पुश या फिर पंप करने वाला है। तो ये वाले केस पर द ग्रुप डोनेट्स टू द conjugated system. The group donates to the conjugated system, that is called the plus M effect. ठीक है? अच्छा, प्लस एम इफेक्ट कौन कौन दिखाता है? सबसे पहले ये वाले बात को समझने का कोशिश करो। अच्छा, जनरली स्पीकिंग हम ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो हम बेंजीन रिंग के केस में जनरली देखते हैं। तो मान लो यहां पर हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसके साथ कोई भी एक ऐसा एटम लगा हुआ हो जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है, या फिर जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो पहले लोन पेयर वाला केस देख लो। मान लो मेरे पास है NH2, नाउ नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर। सो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो नाइट्रोजन का लोन पेयर सबसे पहले यहां पर कूदेगा, तो उसके चक्कर में ये वाला यहां पर हमारा जंप करेगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास अगला स्ट्रक्चर? ध्यान दो, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। अच्छा, NH2 पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो NH2 पे प्लस बन गया। ये वाले बॉन्ड पर ऑब्वियस सी बात है माइनस बन गया। नाउ नेक्स्ट, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आया है वो यहां पर भी जा सकता है इस तरीके से। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? यहां पर NH2 प्लस, यहां पर दो डबल बॉन्ड, यहां पर माइनस। अच्छा, माइनस है मतलब वहां पे ऑब्वियसली लोन पेयर है, ठीक है। सी पे माइनस है मतलब ऑब्वियसली वहां पर लोन पेयर है। अब ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप मारा, तो ये यहां पर शिफ्ट हुआ।
डबल बॉन्ड NH2 प्लस, यहां पर आएगा माइनस, एंड देन फाइनली यहां पर लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया है। हम देख सकते हैं यहां पे टोटल 5 हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रहेगा। दिस इज द प्लस एम इफेक्ट। लोन पेयर जो है वो इस तरीके से डिलोकलाइज हो रहा है। तो प्लस एम ग्रुप्स को पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, जहां के रिस्पेक्ट में, यानी जो डबल बॉन्ड या फिर बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में तुम प्लस एम देखना चाह रहे हो, इमीडिएटली वो वाले एटम पर अगर हमारे पास कोई एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली हमारा बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रॉन डोनर। तो वो ग्रुप डेफिनेटली प्लस एम जो है वो हमारा होने वाला ही है। सबसे पहले इस बात को रियलाइज करो। अच्छा, जरूरी नहीं है लोन पेयर ही हो, पाई बॉन्ड भी हो सकता है। लेट्स सी, अगर मान लो हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ मैंने लगा दिया CH, डबल बॉन्ड CH2, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहां पर जंप मारा, तो ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, यहां पर प्लस आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस, एंड ऑटोमेटिकली ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप मारेगा, यहां पर आएगा, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हमारा चलता रहेगा। मैं बाकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके तुम लोगों में फर्दर बोर्ड नहीं कर रहा हूं, बट कुल मिला के इस तरीके से हमें प्लस एम जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने इंडक्टिव के लिए ट्रेंड्स देखे थे, यहां पर भी हमें ट्रेंड्स जो है वो तो डेफिनेटली याद रखनी पड़ेगी। सो ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, सबसे ऊपर एक्सेप्शनली हाई O माइनस, उसका प्लस एम तो अति भयंकर होता है। तो O माइनस, उसके बाद है NHR, फिर सॉरी NHR लिख दिया मैंने, सॉरी NH2, then NHR, then NR2, then OH, then OR, then NH, C double bond OR, then that followed by the ester group OC double bond OR, that is followed by the phenyl ring खुद, that is followed by fluorine। एक्चुअली फिनाइल के पहले एक काम करो और लिख लो थोड़ा सा, नॉर्मल एल्किन बॉन्ड CH double bond CH2, then that followed by benzene ring, that followed by triple bond, that followed by सारे halogens। halogens are pathetic इलेक्ट्रॉन डोनर्स, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड दैट इज ग्रेटर देन NO। यहां पर एक स्पेशल केस है, NO को मैं लास्ट में डील करूंगा, NO को मैं अलग से डील करूंगा। तो ये जो NO है, इनफैक्ट यहां पे जो डबल बॉन्ड है इसको भी मैं अलग से ट्रीट करना चाहूंगा। ठीक है, ये सारे स्पेशल केसेस है, देखेंगे क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट का ये वाला ट्रेंड जो है वो हमें यहां पर याद होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली प्लस एम इफेक्ट की तरह अगला इफेक्ट जो आएगा दैट इज कॉल्ड द माइनस एम इफेक्ट। अच्छा, बाय द वे बहुत जगह पे माइनस R भी लिखा हुआ होता है, उसको लेकर डरना नहीं है, सेम ही बात है। ठीक है, सो माइनस एम इफेक्ट कब देखने को मिलेगा, व्हेन द ग्रुप
withdraws electron when the group withdraws electron from the conjugated सिस्टम, तब हमें माइनस एम इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। सो माइनस एम का एक सिंपल केस देखते हैं। चलो मान लो बेंजीन रिंग के साथ हमारा लगा हुआ है CHO। ओके, सो ध्यान दो, यहां पर जो एडजेसेंट एटम है कार्बन, उसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो हमारा पाई बॉन्ड है वो बैठा हुआ है। जनरली वो पहचान यही होती है, जिस ग्रुप के रिस्पेक्ट में तुम्हें देखना है ये वाला इफेक्ट, उसके साथ जो एडजेसेंट एटम है वो एडजेसेंट एटम के साथ कोई एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बॉन्ड जो है वो बना हुआ होना चाहिए। तो ये यहां पर जंप, इसका यहां पर ओपनिंग। दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड, ध्यान देना। यहां पे डबल बॉन्ड बन गया तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर O पे माइनस बन गया, यहां पर H बन गया, यहां पर प्लस बन गया। अब ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप मारेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप मारेगा तो क्या आ जाएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पर O माइनस, यहां पर H। सिमिलरली अब ये वाला बॉन्ड भी यहां पर जंप मारेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप मारने पे हमारे पास जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला प्लस, डबल बॉन्ड, यहां पर है H, एंड लास्ट फाइनली ये यहां पर जंप, ये यहां पर सो दिस इज द केस जहां पे हमें माइनस एम इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो माइनस एम का पहचान बहुत सिंपल होती है। जो बेंजीन रिंग के साथ, जनरली हम बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं, हो सकता है और एक पाई बॉन्ड का भी दिया हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, जो रिंग के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, जो बेंजीन का डायरेक्ट एडजेसेंट एटम है, उसके साथ कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का पाई बॉन्ड बना हुआ होना चाहिए। यानी C डबल बॉन्ड हो, N डबल बॉन्ड हो, इस टाइप की चीजें जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमारा माइनस M की तरह बिहेव करने वाला है। अच्छा, तो जनरल ट्रेंड क्या है माइनस M का? सबसे खतरनाक भयंकर माइनस M हमें देखने को मिलता है नाइट्रो ग्रुप में, NO2। N पे प्लस है, वो भयंकर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाह रहा है, तो NO2 का माइनस M तो अति ज्यादा भयंकर जो है वो हमें देखने को मिलता है। दैट इज मोर देन CHO, दैट इज मोर देन द कीटो, यानी C डबल बॉन्ड हो दोनों तरफ, दैट इज ग्रेटर देन द एनहाइड्राइड, दैट इज ग्रेटर देन द एस्टर, that is greater than COOH, that is greater than the amide, and that is greater than C double bond O minus। अच्छा, बहुत सारे ग्रुप्स और भी है, CN वगैरह है, ये सारे माइनस M है। यहाँ पर एक जेनरिक ट्रेंड लिखाया जा रहा है जो कि अक्सर हमें कॉम्पिटिटिव जगह पे काम में आता है। ऐसे कोई एब्सोल्यूट ट्रेंड तो है नहीं, दुनिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स है, उसको लिखते जाना पॉसिबल नहीं है। ये जो ट्रेंड्स में लिखवा रहा हूं तो ये बेसिकली जेनरिक ट्रेंड है जो अक्सर काम आता है हमें।
ठीक है, अदरवाइज ऐसे तो वो इनफाइनाइट नंबर पे चलता रहेगा, उसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, नाउ ध्यान दो, certain groups can act as both plus m and minus m। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है दैट इज NO। लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ NO। NO में एक इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं NO को बेंजीन के साथ लगाऊंगा तो मैं जो दो कंडीशन बोला था वो दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता है। क्या क्या? नंबर 1, एक तो उस एटम पे एक लोन पेयर होना चाहिए जो कि है। मैं जैसे ही अगर मैं कंपाउंड को ड्रॉ कर लूं, ध्यान दो, तो एडजेसेंट एटम पर डायरेक्टली हमारे पास लोन पेयर होना चाहिए। हाँ है, जो N है उस पर एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर के कारण ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर पंप होगा और वो इस तरीके से भी जा सकता है। तो दिस इज बिहेविंग एज प्लस m। और दूसरा, अगर मैं NO का दूसरा जगह देखूं, दूसरा जो कंडीशन मैंने बोला था, जो एटम लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ वो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ पाई बॉन्डेड जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो कि है। क्योंकि साफ साफ अगर हम ध्यान दें, ये वाला केस, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो होगा क्योंकि पाई बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है जो कि स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से विड्रॉ करेगा। सो दिस इज बिहेविंग एज माइनस m। सो नेट बिहेवियर जो होता है, नेट इट एक्ट्स एज प्लस m ग्रुप। नेट जो है वो हमारे ये प्लस m की तरह ही बिहेव करता है, नॉट एज माइनस m, ठीक है। क्योंकि देखो माइनस m की तरह बिहेव करने का एक प्रॉब्लम है, माइनस m पे हमेशा कार्बन का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट होता ही है। ध्यान दो, यहां पे कार्बन पे प्लस बन गया, जबकि प्लस m पे ऐसे ऑक्टेट इनकम्प्लीशन का चांस है नहीं। तो प्लस m और माइनस m की जब लड़ाई होगी तो प्लस m को जिता देना सही पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन माइनस m ग्रुप्स। सो NO जो है वो मेजरली प्लस m की तरह बिहेव करता है। सिमिलरली और कौन सा है? सिमिलरली CH डबल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड, या फिर बेंजीन रिंग खुद बिहेव्स एज बोथ प्लस m एंड माइनस m, ठीक है। साफ साफ देख सकते हो क्यों, मैं दिखा दे रहा हूं यहां पर। सो CH डबल बॉन्ड CH2, ये यहां पर जंप, सो दिस इज एज प्लस m, and on the other hand this as minus m। तो प्लस m और माइनस m दोनों की तरह बिहेव करेगा। अगेन द नेट इफेक्ट इज ऑफ प्लस m, ठीक है। अच्छा ध्यान देना,
plus effect increases the electron density in the system. जो भी हमारा सिस्टम है उस पर हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा. ऑन द अदर हैंड माइनस एम इफेक्ट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सिस्टम. सबसे पहले ये बात को ढंग से ध्यान दो, ठीक है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो कभी भी लड़ाई हो, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल NH2 लगा हुआ है, ठीक है. अगर मैं NH2 को कंसिडर करूं, to due to the lone pair it is a plus M बट माइनस आई. NH2 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये काम की तरफ माइनस आई तो दिखाएगा ही दिखाएगा. सो व्हेनेवर देयर इज अ कंपटीशन between inductive and mesomeric effect, इंडक्टिव हमेशा हारता है, मतलब मेसोमेरिक विंस. अगर कभी भी इंडक्टिव और मेसोमेरिक में लड़ाई हो तो हमेशा मेसोमेरिक ही जीतेगा. ओनली एक्सेप्शन, एक्सेप्ट द केस ऑफ हैलोजेंस. केवल और केवल जो हमारा हैलोजेंस है उन केसेस पे हमारा इंडक्टिव जो है, तो फॉर हैलोजेंस inductive dominates over mesomeric. Inductive dominates over mesomeric. केवल हैलोजन में ये होता है, ठीक है. बाकी हर केस में आंख बंद करके मेसोमेरिक को जिता देना, हमेशा मेसोमेरिक ही जीतेगा, क्योंकि इंडक्टिव काफी ज्यादा वीक इफेक्ट है, ठीक है. सो रेजोनेंस इज गोइंग टू डोमिनेट. क्लियर? सो रेजोनेंस के बारे में इतना ही हमें मेन जानना था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाइपर कॉन्जुगेशन.